हेलो मेरे बच्चों, कैसे आप लोग सब। आई होप सब बहुत 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 अच्छे हैं एंड सारे बच्चे हमारे रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं। जितने भी सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल के बच्चे, हम सारे फैकल्टी, हमारी टीम के सारे फैकल्टी आपके लिए रिवीजन वीडियोस डाल रहे हैं। जितने भी चैप्टर्स हमने प्रॉमिस किए थे एबीसी एनालिसिस में, वो सारे चैप्टर्स हम कवर अप करेंगे एज पर जो मैंने प्रॉमिस किया था। मैंने आपको प्रॉमिस किया था सीएमए फाउंडेशन बच्चों के लिए स्पेशली कि मैं आपको एक कैटेगरी के चैप्टर्स दूंगी, उनका रिवीजन वीडियोस दूंगी। रिवीजन वीडियोस एज प्रॉमिस 2 पार्ट में होगा। तो पहले सबसे पहला चैप्टर जो ऑलरेडी आप लोगों के पास आ चुका है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड उसका एमसीक्यू भी आपके पास आ चुका है। अगला चैप्टर जो वो मैंने कवर अप किया है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंटेंट वीडियो भी आप लोगों के पास पहुंच गया और अब मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आप लोग कहोगे मैम क्या ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है? बेटा बहुत जरूरी है। बचपन से जब हम भी छोटे थे, हर एग्जाम से पहले हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि पिछले पेपर में कैसा है एक बार देख लो। जनरली वो क्वेश्चंस आने के चांसेस हाई होते हैं। जब हम बोर्ड एग्जाम भी दे रहे थे तो भी हमें कहा जा रहा था कि बच्चों प्लीज पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देख लो। सिमिलरली कीपिंग दैट इन माइंड, कीपिंग द सेम सिचुएशन इन माइंड, मैंने आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू वीडियो बनाया है और इस एमसीक्यू में मैंने बेसिकली सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पर्टिकुलरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है उसको एक जगह कंपाइल करके आपके लिए मैंने एक जगह ला दिया ताकि आप सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस एक जगह कंपाइल करके मिल जाए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाएगा, एज सेड बिफोर एंड अगेन कमेंट बॉक्स में आप प्लीज अपने डाउट्स रेज कर लीजिएगा। हम सारे फैकल्टी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपके डाउट को क्लियर करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो ऑलरेडी कंटेंट वीडियो में बता दिया गया। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली एमसीक्यू पार्ट के आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी और क्यों वो आंसर सही है और कौन सा सही आंसर है वो आपके साथ डिस्कस होगा। मैं हमेशा जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो करती ना, मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ बेटा 2 चीजें हमेशा याद रखना। फर्स्ट इज डिडक्टिव मेथड एंड सेकेंड पॉइंट इज आपके दिमाग में सबसे पहला कौन सा आंसर स्ट्राइक कर रहा है। क्वेश्चन को रीड करने का सबसे पहले जो आंसर स्ट्राइक कर रहा है ना, उस आंसर पे आप ट्रस्ट करिए एंड वापस से चारों ऑप्शंस को एनालाइज करिए। और एनालाइज करते वक्त डिडक्टिव मेथड यूज करने का, वो ऑप्शंस जो बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है, उसको देखने का ही नहीं, उस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, उसको पहले उठा के फेंक दीजिए, साइड कर दीजिए। नो फर्दर डिस्कशन ऑन दैट, नथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट इट। जो ऑप्शंस आपको बहुत क्लोज बाय लग रहे हैं एक बार वापस उस पर थॉट दे दीजिए, वापस थॉट दे दीजिए एंड देन चूज द करेक्ट आंसर। एंड अगर आंसर नहीं समझ जाए, ऑब्वियसली ये मैंने कितनी बार कहा है, यू हैव नो नेगेटिव मार्किंग। दोनों में से जो आपको सही लगता है वो ऑप्शन चूज कर लेना। अगर उनमें से अगर आपको दोनों में से जो भी आंसर आपने चूज किया वो सही निकला तो डेफिनेटली विल स्कोर। रॉन्ग भी हुआ तो टेंशन मत लेना, वैसे भी आप कुछ आपके पास, आपको पहले भी इसका आंसर नहीं आता था, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, खोने को कुछ है ही नहीं। चलो, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें मैंने, अगर आप बच्चों देखोगे, मैं सारे स्लाइड्स एक बार आपको गो थ्रू करा देती हूँ। मैंने इसमें ऑलमोस्ट 39 क्वेश्चंस कवर किया। आई हैव कवर्ड 39 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस अभी क्लास में डिस्कस होंगे विद द रीजंस क्यों ये आंसर है। अगर कोई पॉइंट भी ऐसा लगता है मुझे वापस आपको रिवाइज करवा के देना कंटेंट में, वो भी आपके साथ करूंगी। तो इसलिए कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा जब स्नेहा मैम है आपके साथ अकाउंट्स के लिए, डू नॉट वरी। चलो, क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ेंगे। हाँ, एक और चीज बेटा, अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है ना मैम कि बार बार रिपीट हुआ है, समझ लेना वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वो मैं आपको बताऊंगी भी कि उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा एंड आप लोग प्लीज उसको रिवाइज करके भी जाइएगा। क्या तैयार है मेरे सीएमए फाउंडेशन के बच्चे? यस मैम। मुझे कंटिन्यूस एक और पॉइंट डिस्कस करना है बेटा। मुझे कंटिन्यूस सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि स्नेहा मैम हमारे लिए भी ये वीडियोस बना लो। टेंशन मत लो, आपके लिए भी ये वीडियोस बनाने का काम चालू है। बट ये सारे चैप्टर्स जो मैं सीएमए फाउंडेशन में दे रही हूँ ना बेटा, ये आप लोग भी सुन सकते हो बिकॉज ये आपके भी सिलेबस का पार्ट है। बैंक रिकंसिलिएशन, यस इट्स इन योर सिलेबस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यस इट इज इन योर सिलेबस। कल जब कंसाइनमेंट का वीडियो आएगा, यस दैट इज इन सीएमए इंटरमीडिएट का भी सिलेबस। तो सीएमए इंटरमीडिएट, सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों दोनों के लिए पार्ट कवर होगा। एमसीक्यू दोनों के पास है एंड इसलिए दोनों को बहुत हेल्पफुल होगा। चलो, कमिंग टू द क्वेश्चन, आर वी रेडी? आर वी रेडी? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। सारे रेडी है क्या? फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, सारे बच्चे मेरे साथ रेडी है। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, टिल द डिस्काउंटेड बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर, मतलब जब तक बिल एक्सेप्टर ने पे नहीं किया है, ऑब्वियसली वो कब पे करेगा? जब ड्यू डेट आएगी। टिल द टाइम आपने बिल को डिस्काउंट करा लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉवर हूं,
मैंने बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। यस, वेरी गुड, आई न्यू, सारे बच्चों को पॉइंट पता है। बिल किसके पास है? बैंक के पास। और अभी तक ड्यू डेट आई नहीं है। ड्यू डेट से पहले कभी ड्रॉवी पेमेंट नहीं देता। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो समय से पहले पैसा देगा। 10 बार मांगने पे तो यहाँ पैसे मिलते हैं। कौन सा बंदा ऐसा है जो समय से पहले पैसा देगा? तो जब हम बिल को बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, बिल पहुंच जाता है बैंक के पास, हम फ्री हो जाते हैं बिकॉज हमें उस बिल के अगेंस्ट पैसा मिल गया। लेकिन आपको पता है, जब तक बैंक को ड्रॉवी पैसे न दे, हमेशा ड्रॉवर को एक टेंशन सताती है, हे भगवान, क्या बैंक को पैसे मिलेंगे? क्या बैंक को पैसे मिलेंगे? फिर ड्रॉवी ने मना कर दिया तो उस केस में हमेशा ड्रॉवर के दिमाग में एक चिंता सताती है। उस चिंता को बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो हमेशा बिल डिस्काउंट होने के बाद जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आती है, ये ड्रॉवर के लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है। एंड बच्चों प्लीज याद रखना, सारे बच्चे प्लीज 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 याद रखना, भूलना नहीं। क्या ये बहुत बार ना फाइनल अकाउंट के बड़े फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में भी पूछ रहते हैं, बिल डिस्काउंटेड बाय द पार्टी, नॉट येट, ड्यू डेट हैज नॉट येट कम, क्या करेगा? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता बिकॉज इट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहाँ दिखाते हैं? फुट नोट, बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे। ओके मैम, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा, फर्स्ट का बी, अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉर द ड्रॉवर। एक्सेप्टर के लिए कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, एक्सेप्टर के लिए तो रियल लायबिलिटी है। बैंक के लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है बिकॉज बैंक को थोड़ी देना है, बैंक को तो हमेशा लेना है। एंड ड्रॉवर के लिए इट इज नॉट अ लायबिलिटी बिकॉज ड्रॉवर ने ऑलरेडी ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, तो इसको पैसे नहीं देने हैं। एक्चुअल लायबिलिटी तो ड्रॉवी की है। सो द एप्रोप्रिएट आंसर इज फर्स्ट का बी। मार्क कर लेंगे बच्चों। बच्चों जब मैं ये डबल टिक दे दूँ ना तो समझ जाना दिस इज माय करेक्ट आंसर। एंड जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है वो तो डेफिनेटली मैंने आपके लिए आंसर्स पहले से रेडी करके रखा है, फॉर रीचेक मैंने उसको डबल टिक से भी करवा दिया। चलो मैम समझ आ गया, समझ आ गया। चलो एंड एक बात बोलूं बच्चों, जब इस चैप्टर के एमसीक्यू को करोगे ना, यहाँ पर इंस्टीट्यूट घुमाता है, कभी ड्रॉवर, कभी ड्रॉवी, कभी इंडोर्सी, कभी इंडोर्सर, कभी पेई। ये सारे शब्द में जो उलझ जाते हैं ना, इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको इस उलझन से निकलना है तो ये सारे वर्ड्स मैंने अपने कंटेंट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर उसका लिंक चाहिए तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है। जिनका भी मिस हुआ है, पहले कंटेंट वीडियो फिर एमसीक्यू वीडियो, पहले कंटेंट वीडियो एंड देन एमसीक्यू वीडियो। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हेन एन एंडोर्स्ड बिल, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं क्वेश्चन का हमेशा पहला पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी, देन विल मूव टू द आंसर। एंडोर्स बिल का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप बिल किसी को देते हो, किसी को पास ऑन करते हो, किसी को एंडोर्स करते हो। इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर का मतलब क्या होता है? मैम ये वाले के लिए तो आपने हमें गाना भी सिखाया था, हमें याद है, हमारे हमने वो वीडियो देखा, इसमें गाना है, जब ड्रॉवी ड्यू डेट पे पैसे नहीं देता, हम इसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर। फैंटास्टिक। तो जब भी इंडोर्स बिल डिसऑनर हो जाता है इंडोर्सी के लिए, जब भी पास ऑन वाला बिल डिसऑनर हो जाता है इंडोर्सी के लिए, ये किसकी लायबिलिटी बन जाएगी? मैम अगर आपने बिल, आपका बीआर आपने किसी और को पास किया, ऑब्वियसली आपने इंडोर्स किया, अगर उसको ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं डिसऑनर। वो वापस इंडोर्सी भागते हुए किसके पास आता है? इंडोर्सर के पास। तो इंडोर्सी के लिए, इंडोर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, इंडोर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से मांग रहा है, यस, इट बिकम्स अ लायबिलिटी। ये किसकी लायबिलिटी बन जाएगा? इंडोर्सर, जिसने इंडोर्स किया। करेक्ट। तो बेटा प्लीज याद रखना, द करेक्ट आंसर इज 2 का डी। गाइस ड्रॉवर मत बोलना, बहुत बच्चों को लगता है मैम ड्रॉवर भी सही है। पता है बच्चों ड्रॉवर क्यों सही नहीं है? यस, अगर 3 ही लोग इन्वॉल्व हैं तब तो ड्रॉवर इज ओनली द इंडोर्सर। बट अगर 3 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, 3 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, मतलब ए बी सी डी ई एफ, ए ने बिल सी को इंडोर्स किया, सी ने बिल डी को किया, डी ने बिल ई को किया, ई ने एफ को किया, तो ड्रॉवर तो हमेशा ए ही रहेगा। इंडोर्सर चेंज होते रहेंगे, इसलिए मैंने कहा बच्चों ड्रॉवर मत करना। ड्रॉवर से अप्रोप्रिएट आंसर इंडोर्सर है, ड्रॉवर से अप्रोप्रिएट आंसर इंडोर्सर है। इज द पॉइंट क्लियर? इसे डू नॉट वरी अबाउट इट, ड्रॉवर से अप्रोप्रिएट। हाँ अगर एक ही बंदा रहता जो कि ड्रॉवर होता और जो कि इंडोर्सर होता, देन इट वुड बी द सेम आंसर, ड्रॉवर या इंडोर्सर। बट हमें नहीं पता कितने लोग इन्वॉल्व है, तो द बेस्ट आंसर इज इंडोर्सर।
जब भी इंडोर्समेंट का केस आता है तो जो बंदा बिल को पास करता है वो बिकम्स द इंडोर्सर, जिसको बिल मिलता है वो क्या कहलाता है? इंडोर्सी। अच्छा मैम, अब क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट थर्ड का क्वेश्चन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, हमेशा साइन किससे होता है? मेकर उसको साइन करता है। एंड इसमें जो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ना, अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो बहुत ही वाहियात है, उसको सीन से बाहर करो। ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर, बैंकर पे नहीं लगता है भाई, बैंकर पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं लिखते, आउट ऑफ सीन। ड्रॉन बाय सेलर एक्सेप्टेड बाय बैंकर, वाहियात ऑप्शन, आउट ऑफ सीन। एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, अंडरटेकिंग नहीं है बेटा, इट इज एन ऑर्डर, आई एम गिविंग एन ऑर्डर, ऑर्डर है बेटा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आप इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे वहां क्लियरली लिखा हुआ है इट इज एन ऑर्डर, तो प्लीज इट्स नॉट एन अंडरटेकिंग। तो सारे बच्चे क्या इसको प्लीज याद कर लेना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। समझ आया बच्चा? याद रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर विच इज साइंड बाय द मेकर, मेकर मतलब जिसने बिल को लिखा है। तो पहले 3 एमसीक्यू सबको क्लियर है? यस मैम क्लियर है, फैंटास्टिक बच्चों। हाँ, नोटिंग चार्जेस के बारे में मैंने कितनी बार कहा था, नोटिंग चार्जेस हमेशा पे कौन करता है? पे कौन करता है बेटा? इसमें ना 2 बातें, क्वेश्चन अगर पूछेगा नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय, एंड नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा होता है? नोटिंग चार्जेस हमेशा याद रखना, हमेशा ये गलत आंसर है। नोटिंग चार्जेस पे, पे हमेशा कौन करता है बेटा? पेई, पे हमेशा पेई करता है बेटा, पेई करता है। एंड नोटिंग चार्जेस खर्चा किसका होता है? हमेशा ड्रॉवी का। तो प्लीज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें बारीक अंतर है। आपको पता है इसमें क्या फर्क है बच्चा? बच्चों को लगता है नोटिंग चार्जेस हमें सिया मैम ने कहा था ड्रॉवी के ही बुक्स में आएगा, ड्रॉवी का ही एक्सपेंस है। क्या क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है पेड बाय, नोटिंग चार्जेस को पे कौन करता है? इसको 2 वे में बच्चे इंटरप्रेट करते हैं, पेड बोल रहा है या बिलोंग किसको करता है। तो याद रखना, नोटिंग चार्जेस स्टार्टिंग में हमेशा पे ड्रॉवी करता है, सॉरी पे ही करता है, बट बाद में ये ओरिजिनली खर्चा किसका होता है बेटा? मैम ये ओरिजिनली खर्चा हमेशा हमेशा किसका होता है बेटा? ड्रॉवी का। मैम हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना है बेटा? हमें ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है बेटा? बेटा यहाँ पेमेंट के पास पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है कि पहली बार जब नोटिंग चार्ज का खर्चा होता है तो उसको पे कौन करता है? उसको पे ही करता है, बट ये नोटिंग चार्ज का खर्चा बिलोंग किसकी बुक में जाता है? इसका खर्चा जाता ड्रॉवी के बुक्स में। यहाँ पर वर्ड क्या आया है? पेड। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट टू इट? एनीवन हैज एनी डाउट टू इट? तो गाइज हमने जो डिस्कस किया ये नोटिंग चार्जेस वाला पॉइंट भूलेंगे नहीं। और बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ, नोटिंग चार्जेस हमेशा पहली बार पे करता है एंड ड्रॉवी बेयर करता है। फाइनल खर्चा किसके हेड पे डाला जाता है? वो होता है ड्रॉवी। क्वेश्चन ने बहुत सिंपल बोला है, पेड बाय, पहली बार में कौन पे करता है? नोटिंग चार्जेस पे हमेशा पे करता है जिसके पास लास्ट बीआर होता है। फिर इसकी रिकवरी हम वाया वाया चैनल से करते हैं जिसमें अल्टीमेट बर्डन किस पे डाला जाता है? ड्रॉवी पे। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, प्लीज यहाँ पर ये करेक्ट करेंगे। फोर्थ का करेक्ट आंसर इज फोर्थ का बी, करेक्ट आंसर इज फोर्थ का बी। सारे बच्चे देख लेंगे, फोर्थ का बी इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? यस। हाँ, ड्यू डेट पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है बच्चों। आई नो ड्यू डेट इज सच अ कॉम्प्लेक्स एरिया, सारे बच्चों को टेंशन होता है मैम ड्यू डेट कैसे निकाले, ड्यू डेट कैसे निकाले। टेंशन नहीं लेना, ड्यू डेट वापस में एक्सप्लेन करूंगी जैसे जैसे समझ आएंगे। बट आपको अगर पता होगा ड्यू डेज में गवर्नमेंट की तरफ से 3 days ऑफ ग्रेस एक्स्ट्रा दिए गए। इसी पे क्वेश्चन ने बना दिया है, हाउ मेनी डेज आर एडेड एज डेज ऑफ ग्रेस फॉर कैलकुलेटिंग द मेच्योरिटी डेट। पूरी दुनिया को पता है मेच्योरिटी डेट निकालने के लिए हम कितने डेज ऑफ ग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है? 3 days। 3 days, ये पता है क्यों देते हैं?
एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं बच्चों, हम ये एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज हमेशा जब किसी बंदे को पे करना है ना, उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत सारे बर्डन होते होंगे। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मान लो आज आपकी ड्यू डेट है, हम आपको थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं। और वो कितने दिन का एक्सटेंशन देते हैं बेटा? 3 days का। तो याद रखना, फिफ्थ का द करेक्ट आंसर विल बी फिफ्थ का बी। गवर्नमेंट की तरफ से आपको 3 days एक्स्ट्रा मिलते हैं। ओके मैम, क्यों देते हैं बेटा? जस्ट कुछ नहीं, पेयर का बर्डन कम करने के लिए। जो भी बंदा जिसको पेमेंट करना है ना, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं बेटा, ताकि उसको पेमेंट का बर्डन नहीं रहे। पेमेंट तो देना ही देना है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, ताकि अगर फंड अरेंज नहीं हुआ है तो वो फंड अरेंज कर लेगा। सीधी सी बात है, कहीं से अरेंज कर लेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नॉट, बेटा ध्यान देना, एग्जाम में ये एरर का एरिया है। क्वेश्चन पूछते हैं कौन से ऑप्शंस नॉट अप्रोप्रिएट हैं, हम क्या कर देते हैं, कौन से ऑप्शंस अप्रोप्रिएट है। होता है बेटा, नॉर्मल है, ये नॉट तो हम पढ़ते ही नहीं है, नहीं करेंगे ना बेटा ऐसा। नॉट अप्रोप्रिएट मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे नहीं लगता है, वो देखो। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यस लगता है। इट इज साइन बाय द मेकर, अब भी तो ऊपर बताया, इट इज साइन बाय द मेकर, यस लगता है। इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन, यस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये फीचर होता है। It is a conditional order, false, it is an unconditional order. So what would be the most appropriate answer to it? 6 का B। मैम इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें चारों ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। यस, न्यूमेरिकल्स में ऑप्शंस नहीं देखे जाते हैं, पहले सॉल्व करो, फिर जो आंसर आए उसको टिक करो। जब एकदम थेरेटिकल वाले एमसीक्यूज होंगे ना बेटा, एंड ऐसे जनरली जो थोड़े से अजीब होते हैं, नॉट जिसमें एक ऑप्शन चुनना है, जिसमें 4 में 3 सही है, तो आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते आप एक भी ऑप्शन को। ओके मैम, मैम आया एक प्रैक्टिकल वाला, अब मजा आ जाता है मैम। हम सिर्फ फिगर्स नंबर्स पे काम करेंगे। ऑन द ड्यू डेट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ 40,000, बिल कितने का था बेटा? 40,000। मुरारी एक्सप्रेस इट्स इनएबिलिटी टू मीट, इनएबिलिटी का मतलब है डिसऑनर हो गया, उसके पास पैसे नहीं होंगे। वो कह रहे थे मैम मैं अभी पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा भाई कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे भाई, मेरे भी घर खर्चे हैं, मेरे को भी बाल बच्चों की फीस पे करनी होती है। उसने कहा चलो मैम 15,000 कैश में ले लो। मुझे एक बात बताओ, स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? यस मैम, 40,000 मुझे उससे लेना था, 15,000 उसने मुझे कैश में इमिडिएटली दे दिया। तो बताओ कितना अमाउंट मुझे उससे लेना है? 25,000, करेक्ट। अगर आप नया बिल बनाओगे तो इंटरेस्ट चार्ज करोगे, याद है रिन्यूअल ऑफ बिल के कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया था? यस मैम। तो आप मुझे बताओ कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे? यूज योर कॉमन सेंस। मैम जितना अमाउंट नहीं आया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट? 25,000, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना परसेंटेज? 15% क्वेश्चन में दिया है रेट, देखो ना, इंटरेस्ट इज 15%। एंड आप एक्सटेंशन कितने महीने का दे रहे हो? आप एक्सटेंशन कितने महीने का दे रहे हो? मैम 2 महीने का एक्सटेंशन है। निकाले क्या? चलो निकालो। 25,000 पे 15%, 2 महीने का एक्सटेंशन अगर आप करेंगे, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है? 625। मैम 625 हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है। और मैंने आपको कहा था जब हम नया बिल इशू करते हैं उसमें हम ओरिजिनल आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। तो ओरिजिनल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25,000 है, प्लस इंटरेस्ट 625। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 25,625, 7 का बी। 25,625 इज माई करेक्ट आंसर। गिव मी अ थम्स अप। और सारे बच्चे एक दूसरे के लिए क्लैप करेंगे जिनके भी सही आंसर्स आए हैं। जिनके गलत आए टेंशन मत लो, दिस इज ओनली वेर यू नीड टू प्रैक्टिस, बट थोड़ा थोड़ा बेटा और अपने प्रैक्टिस को बढ़ाओ। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, अगर आप अभी भी गलती कर रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा वर्क हार्ड करने की जरूरत है, बट डू नॉट वरी, करेंगे तो हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। चलो, डैश इज द डेट ऑन विच द बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट। बेटा ये पॉइंट ना थोड़ा सा बच्चों को लगता है उन्हें आता है, और स्पेशली पता है वो क्या गलती करते हैं। पहले 2 घटिया ऑप्शन हटा दो। सेटलमेंट डेट, पेमेंट डेट, मैम हमने कभी सुना ही नहीं था, ये कहाँ से ये वर्ड आ गए हमें नहीं पता। तो क्या ना इसे डिडक्टिव मेथड से ये 2 ऑप्शन तो बाहर। बच्चे 2 ऑप्शन, मेच्योरिटी डेट एंड ड्यू डेट। बेचारे बच्चे ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैम ड्यू डेट मतलब ड्यू पे, मेच्योरिटी डेट मतलब क्या? बेटा मैंने इसके लिए ना नीचे एक नोट में लिख दिया है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ये नोट मेरा रेफर कर लेना। ड्यू डेट मतलब जो डेट हमने स्पेसिफाई किया मेरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, करेक्ट, दैट इज ड्यू डेट। बट गवर्नमेंट हमें उसमें 3 days ग्रेस ऐड करने को देता है, परमिशन दे रखा है।
एंड उस दिन फाइनल पेमेंट आना चाहिए। तो याद रखना, मेच्योरिटी डेट इज योर फाइनल डेट, जिस दिन पेमेंट आना चाहिए। तो व्हाट वुड बी योर करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर टू दिस वुड बी मेच्योरिटी डेट। 8 का डी, 8 का बी, सॉरी नॉट डी, बी, ट्विस्ट हो गया बेटा टंग, बी डी एक जैसा होता है ना। डैश इज द डेट ऑन विच द बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट, इट इज ऑलवेज अ मेच्योरिटी डेट। डू नॉट मार्क ड्यू डेट, गलत हो जाएगा बच्चा, गलत हो जाएगा, फिर कहोगे हम फंस गए, हमने तो इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की थी। नो, इट्स अ मेच्योरिटी डेट। क्वेश्चन नंबर 9, एवरीबडी विथ मी गाइज, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब भी बिल डिसऑनर होता है, ड्रॉवर किसको डेबिट करता, ड्रॉवी किसको डेबिट करता, बैंक किसको डेबिट करता, या क्या क्रेडिट या क्या क्रेडिट, ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे इस डिसऑनर में ये क्या मांग रहे हैं। When the bill discounted with बैंक, जब आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा दिया और उसके बाद बिल डिसऑनर हो गया। ओ माय माय, अब किसकी बुक्स में मांग रहे पता नहीं, हमें चारों ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक लगाना पड़ेगा। चलो, बिल्स पेबल अकाउंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। हे भगवान, ये तो वाहियात ऑप्शन है बेटा, ये तो वाहियात है। ड्रॉवर की बुक्स में बीपी कहां से आता है? इसका मतलब ये कभी ऑप्शन में काउंट ही मत करो। बैंक अकाउंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर वापस बैंक से पैसे लेगा? एक तो डिसऑनर हुआ, उल्टे ड्रॉवर को पैसे देने चाहिए, वो वापस डेबिट करेगा क्या बैंक से पैसे लेने के लिए? अगेन ये आउट ऑफ सीन वाला ऑप्शन है। बिल रिसीवेबल अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। मैम ये ऑप्शन देने वाला भी क्या कर रहा है? बीआर तो डिस्काउंट होने के बाद किसके पास चला जाता है? बैंक के पास। तो बीआर तो इसकी बुक्स में है ही नहीं, तो ये कैंसिल कहां से करेगा बच्चा? कैंसिल कहां से करेगा? एक्सेप्टर अकाउंट इज डेबिटेड। एक्सेप्टर का मतलब होता है ड्रॉवी। यस, जिसने बिल एक्सेप्ट किया वो वापस से ड्रॉवर के बुक में ओरिजिनल असेट बन जाता है। याद करो, मैंने कहा था डिसऑनर के केस में सब कुछ बैक टू ओरिजिनल। तो सिमिलरली ड्रॉवर के बुक्स में वापस एक्सेप्टर क्या बन जाएगा? असेट। एक्सेप्टर इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। आई होप यहां तक समझ आ गया, सबको समझ आ गया? यस मैम, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। एंजॉय एंजॉय। मैम बिल डिस्काउंट कराने के बाद बेटा मैं तो कहती हूँ ना, टैटू बनवा लो। ये कॉमन क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। एक बार बिल बैंक से डिस्काउंट हो गया, उसके बाद ड्रॉवर के लिए वो क्या है? मैम ड्रॉवर के लिए वो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। वो हमेशा टेंशन में रहेगा कि अगर ड्रॉवी ने किसी दिन धोखा दिया तो बैंक भागते हुए ड्रॉवर के पास आएगा और ड्रॉवर को पेमेंट करना पड़ सकता है। बट ये बात ड्रॉवर को कब पता चलेगी? ड्यू डेट पे। ड्यू डेट अभी आई नहीं है। बैलेंस शीट तक अगर ड्यू डेट नहीं आती है, इट बिकम्स योर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये तो मैम आपने कहा था, हमें याद कर लो, हमने कर लिया है। इट इज ऑलवेज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉर द ड्रॉवर। मैम फिर से क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका, ये मेरा स्टाइल है, फिर एक्सप्लेनेशन तो मैं दे दूंगी। इसके एक बार ऑप्शंस देख लो। अच्छा मैम, और क्वेश्चन को मैं रीड कर रही हूँ। ए ड्रॉज एन अकोमोडेशन बिल ऑन बी फॉर 3 months। अकोमोडेशन तुम्हें पता ही है, एक दूसरे को फंड की जरूरत होती है तो हम ट्रेड बिल ना रेज करके अकोमोडेशन बिल रेज करते हैं। ट्रेड मतलब क्या? एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ फिर बिल इशू हुआ। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बीच में कुछ भी लेना देना नहीं है, टेम्पररी एक बिल इशू करते हैं, बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, एक दूसरे की फंड की जरूरत को एक्सचेंज करते हैं, फिर ड्यू डेट पे फिर एक नया बिल इशू करते हैं, फिर एक्सचेंज ऑफ फंड करते हैं। चलता रहता है चलता रहता है, अकोमोडेट करते रहते हैं और एक दिन खुश क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट। कहानी खत्म। बस वैसी कोई बातें यहाँ हो रही है, देखते हैं। ए ड्रॉज एन अकोमोडेशन बिल फॉर 3 months, ठीक है। प्रोसीड्स आर टू बी शेयर। प्रोसीड्स मतलब जो पैसा आएगा वो हम उसको शेयर करेंगे इक्वली। ए ने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा दिया 12% पर एनम पे, एंड जो भी पैसा आया होगा आधा आधा शेयर करना है। क्वेश्चन कह रहा है उसमें से मैंने 48,500 बी को भेजा। बेटा कॉमन सेंस लगाओ, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। 48,500 बी को भेजा। यस, इसका मतलब 48,500 हमने अपने पास भी रखा होगा और कुछ अमाउंट बैंक ने डिस्काउंट के रूप में काटा होगा। कितना काटा? मैं इतनी मेहनत ही नहीं करी आपको कैलकुलेट कराने में। इसका मतलब अमाउंट 1 लाख के नजदीक आना चाहिए। हाँ मैम, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे, हम थोड़ी सॉल्व कर रहे जो माता बच्ची करनी है। इन लोगों ने 3 ऑप्शन देखो ना, एक दिया 71 लाख का अमाउंट, एक दिया 7 लाख का, एक 798 का। कहना है सही
तीनों ऑप्शन वाहियात है, ये ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। हम 7 लाख तक कहाँ पहुंचेंगे बेटा? अगर 7 लाख का ऑप्शन तब देता जब मैं सामने वाले को 3.5 लाख रुपए दे रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है बताओ बिल का ओरिजिनल अमाउंट कितना रहा होगा? डेफिनेटली 1 लाख रहा होगा। देखो ना बेटा 1 लाख, और आप चाहो तो निकाल भी सकते थे। 1 लाख के बिल पे 3 महीने का 12% अगर आप डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालोगे 3,000 आ रहा है। इसका मतलब 3,000 तो बैंक को देने पड़ गए। बैंक से मिले 97,000, 97,000 का आधा करेंगे 48,500। ट्रस्ट मी बेटा, सीएमए फाउंडेशन को पास करना मुश्किल है ही नहीं। ऐसे एमसीक्यूज देते बेटा, ऐसे एमसीक्यूज देते, इसमें आधे से ज्यादा ऑप्शन इतने बेकार होते, फटाक से निकल जाते। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। When the bill is endorsed, which account is credited? अब किसकी बुक्स में नहीं पता। इंडोर्समेंट में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, देने वाला और जिसको मिलता है बिल। इंडोर्सर, इंडोर्सी। जो बिल देता है वो किसको क्रेडिट करेगा? बीआर को, याद है क्या? और जिसको बिल मिलता है वो उसको डेबिट करता है। देख लो ऑप्शंस क्या है। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड? जब मैं बिल दूंगी तो हमेशा बीआर अकाउंट क्रेडिट होगा, बाकी कोई अकाउंट से हमें लेना देना नहीं है। तो आई होप तुम्हें ये ऑप्शन समझ आ जाए। बेटा यहाँ पर यही होता है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चों को क्यों फोकस करने की जरूरत है? सब एंट्रीज दिमाग में घुमानी पड़ती है, और हम जब लिखते हैं ना बेटा तो डेबिट क्रेडिट फास्ट लिख देते हैं। पर जब हमें सोचना पड़ता है ना, अच्छा ड्रॉवर क्या एंट्री करा होगा जब उसने बिल इंडोर्स किया होगा, यू नीड टू पे मोर अटेंशन टू द क्वेश्चन। इसीलिए मैं बच्चों को कहती हूँ, बच्चों प्लीज एमसीक्यू जितना आसान होता है ना पास कराने के लिए, उतना कभी कभी ये डिफिकल्ट भी हो जाता है, बिकॉज हम इतना सोच नहीं पाते हैं। रिवीजन वीडियो को देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, bill is drawn on Mr. Mohan, sorry, bill is drawn by Mr. Mohan और Mr. Mahesh on 30th January 2012। प्लीज अगर ईयर दे देना क्वेश्चन में, चेक कर लेना लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर होगा तो फरवरी को 29 डेज होंगे, लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी को 28 डेज होंगे। उससे आपके सम का आंसर चेंज हो जाता है। मैं 1 महीने के लिए, ओ माय गॉड मैम, मंथ ऑन मंथ अगर दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। देन द ड्यू डेट, मैंने कहा था ना बच्चों कंटेंट वीडियो में कि मैं ड्यू डेट वाला पार्ट आपको एमसीक्यू के साथ कवर कर दूंगी। अब देखो ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। सिंपल, बिल कितने तारीख का था? 30th जनवरी 2012। जिस दिन बिल को लिखा, कितना महीना क्रेडिट पीरियड है? 1 मंथ। बेटा जब याद रखना, डेज में रहता है तो लिटरली एक एक दिन जोड़ते हैं, मंथ में रहता है सीधा सीधा जंप टू 1 मंथ। तो बताओ 1 मंथ अगर आप इसमें ऐड करोगे, आपको नहीं देखना है फेब में कितने दिन है, जान में कितने दिन बचे हैं। मंथ का मतलब होता है डायरेक्ट मंथ ऑन मंथ, मंथ का मतलब होता है डायरेक्ट मंथ ऑन मंथ। तो 30th जनवरी से आपका 1 महीने कब पूरा होगा? 29 फेब को। सीधा 1 मंथ जंप करना है। 30th जन प्लस 1 मंथ 29 फेब, उसमें कितने दिन आ रहे हैं बीच में वो हमें नहीं देखना है। प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। जब आप 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ोगे तो बताओ आपकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी? 3rd मार्च। देखो द करेक्ट ऑप्शन इज 13 का सी। सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग द मेच्योरिटी डेट, और यू कैन टेल यू, क्वेश्चन बोलता जरूर है ड्यू डेट, बट बेसिकली दे वांट यू द मेच्योरिटी डेट आफ्टर एडिंग द डेज ऑफ ग्रेस इज बेसिकली योर इशू डेट प्लस द क्रेडिट पीरियड प्लस द 3 डेज ऑफ ग्रेस। मैम हमें ये फॉर्मूला बताओ ना। बेटा आपके लिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, देखो ना बच्चा। डेट ऑफ द बिल ड्रॉन प्लस क्रेडिट पीरियड प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। बच्चे कह रहे मैम आपने ये क्या लिखा है? कहीं आपने डेट ऑफ ड्रॉन लिखा है, कहीं आपने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा है। इसके लिए बेटा प्लीज नीचे देखेंगे, अगर क्वेश्चन दे दे आफ्टर डेट कैलकुलेट द ड्यू डेट व्हेन द बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट, तो यू स्टार्ट फ्रॉम the date on which the bill was written, the bill was drawn. Am I clear? Yes. But अगर कोई क्वेश्चन दे दे calculate the due date when the bill is drawn after sight बोल दे, तो याद रखना आपको डेट ऑफ बिल ड्रॉन से नहीं स्टार्ट करना है, आपको डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करना है। मान लो बिल लिखने की तारीख थी 1 जनवरी, एक्सेप्ट करने की तारीख थी 4 जनवरी, तो बेटा याद रखना अगर बिल आफ्टर डेट है तो 1 जनवरी से स्टार्ट करना।
ओके, बिल आफ्टर साइट है तो 4 जनवरी से इसको स्टार्ट करना, बस यहां लिख दिया बच्चा, लिख दिया है। आफ्टर डेट, maturity date is determined from the date the bill is drawn, and after sight, maturity date is determined from the date the bill is accepted. समझ आया क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप सबको ये बात समझ आ गई। बेटा जो भी बातें ऊपर लिखी है, ऊपर समझा रही हूँ, उसका नीचे थोड़ा सा मैंने अपने राइटिंग में कंटेंट लिख दिया है। ओके मैम, ये भी क्लियर है। डैश, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। डैश इज द डेट ऑन विच द बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट, मेच्योरिटी डेट 14 का बी। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए ने बी पे बिल लिखा 50,000 का, ऑन मेच्योरिटी बिल हो गया डिसऑनर्ड, बिल हो गया इंसॉल्वेंट, और बी क्या कह रहा है, मैं 1 रुपए में कितने पैसे दूंगा, 40 पैसे। बहुत ही कम अमाउंट देगा, बट ठीक है, आई भी लक्ष्मी को ठुकराना नहीं। वो कह रहा है 1 रुपए में मैं 40 पैसे दूंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कितना पैसा मेरे को मिलेगा। बेटा कितनी आसान सी बात है, 50,000 मेरा ओरिजिनल बिल था, उसमें वो कह रहा है मैं 40 पैसे दूंगा, मतलब सीधा सीधा 40% बोल सकती क्या? तो बस 50,000 का 40%, द आंसर इज 20,000। 15 का ए। मैम क्या आसान क्वेश्चन है मैम, हम जब पहले करते थे हमें लगता था कितना मुश्किल है। इट इज सो इजी बेटा, जस्ट इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एमसीक्यूज बिकम्स वेरी क्लियर। क्या सारे बच्चे तैयार है? एक बार समझ आ गया तो मुझे बीच बीच में थम्स अप दे देंगे। आई नो यू आर नॉट लाइव, बट जब भी आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर सुनोगे प्लीज एक बार तो फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा वीडियो। दैट मोटिवेट्स अस, दैट गिव्स मी मोर मोटिवेशन टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ वीडियोस फॉर एवरीवन। चलो आ जाते बच्चे, फिर से ड्यू डेट मांग लेते हैं। यार ये कैसी कैसी बात करते हैं, मांगने तो बेटा, इनको ड्यू डेट ही तो चाहिए, बना देंगे। X draws a bill on Y on 1st January 2012. बिल एक्सेप्ट कब हुआ है? 4th जनवरी। मैम हमें कब से निकालना है? देखेंगे ना, 2 डेट दी हुई है, डेट इश्यू की भी, डेट एक्सेप्ट करने की। अब हमें ड्यू डेट चाहिए, चेक करना पड़ेगा हम कैसे निकालेंगे। वेट, आफ्टर डेट है तो सम को स्टार्ट कर लेना 1st जनवरी से, आफ्टर साइट है तो सम को स्टार्ट कर लेना 4th जनवरी से। पढ़ लेते हैं। फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, अच्छा क्रेडिट पीरियड मेरा 3 मंथ्स है। ओ माई गॉड, आफ्टर डेट है, इसका मतलब एक्सेप्टेंस डेट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, इशू डेट से स्टार्ट करेंगे और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। थैंकफुली क्वेश्चन ने मंथ ऑन मंथ स्टार्ट किया, सीधे मंथ टू मंथ जंप करेंगे। 1st जनवरी से 1st फरवरी, 1st फरवरी से 1st मार्च, 1st मार्च से 1st अप्रैल, सीधा मंथ ऑन मंथ जंप करना है। उसके बीच में कितने दिन आते हैं हमें पड़ी नहीं है उसकी, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 4th अप्रैल। करेक्ट आंसर है 16 का ए। देखो ना बेटा, 1st जनवरी, यस, 1st फरवरी, 1st मार्च, 1st अप्रैल, 3 मंथ्स हो गए, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 4th अप्रैल। मैम व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकोमोडेशन ऑफ बिल? वी ऑलवेज अकोमोडेट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड। ये इसके अलावा और कोई पर्पस होता ही नहीं अकोमोडेशन का। डू नॉट गेट इनटू द पार्ट ऑफ इट्स फर्दर ऑप्शंस, जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन व्हेन द बोथ द पार्टीज आर इन द नीड ऑफ फंड। ओ माय मैम, मजा आ गया। आगे और बताएंगे। यस, आगे वी हैव मोर एमसीक्यूज, फर्दर कमिंग टू द पॉइंट। एक्स ड्रॉज अ ट्रेड बिल ऑफ 25,000। बिल कितने का बेटा? 25,000। What is the credit period? 6 months. The tenor of the bill is 6 months. After holding the bill for 1.5 months, मतलब बिल को हमने 1.5 महीने रखे और हमें दिमाग में खलबली मच गई कि हमें बिल को डिस्काउंट कराना है। और मैंने आपको कहा था डिस्काउंटिंग पीरियड जितने दिन बिल रखते हैं वो नहीं होता है, जितने समय पहले आप बिल को अपने पास से फ्री कर लेते हो ना, उस फ्री पीरियड पे आपका डिस्काउंट चार्जेस लगता है। 6 महीने का बिल 1.5 महीने ही आपने अपने पास रखा, कितना टाइम आपने अपने पास नहीं रखा? 4.5 महीने। तो बेटा आप पे डिस्काउंट कितने महीने का निकलेगा? 6.5 महीने। 25,000 इंटू, ओ सॉरी गाइज, माई बैड, आई थिंक आई वेंट समवेयर रॉन्ग इन टेलिंग। बिल कितने महीने का था बेटा? 6 महीने का। आपने अपने पास कितने महीने रखे? 1.5 महीने। तो आपका डिस्काउंटिंग पीरियड कितना है? 4.5 महीने। तो बेटा यहाँ 4.5 इंटू 10%। समझ आया क्या बच्चा? तो 25,000 इंटू 4.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1200, तो योर आंसर इज 937.50। ये ना बहुत गड़बड़ होता है, सुनना ध्यान से, सुनना गड़बड़ नहीं। इंटरेस्ट एक्सटेंडेड टाइम का लगता है, डिस्काउंट
जितना समय आपने कम अपने पास रखा उसका लगता है। ओके मैम, ये बात हम याद रखेंगे। चलो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन journal entry is not passed in the books of drawer? मैम बहुत सारी सिचुएशन आपने सिखाई है जहां ड्रॉवर अपने बुक्स में एंट्री नहीं पास करता। बताओगे क्या? बताओगे क्या? देखते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। व्हेन अ डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड बाय द ड्रॉ, ये वाला केस पहले ही आ गया और यही हमारा आंसर है। अगर ड्यू डेट पे ड्रॉवी डिस्काउंटेड बिल का पैसा दे देता है तो किसको देगा? बैंक को। ड्रॉवर फ्री, ड्रॉवर को कुछ नहीं मतलब है, बिकॉज ना ड्रॉवर के पास बीआर था डिस्काउंट कराने के बाद, ना ड्रॉवर के पास लायबिलिटी थी ड्रॉवी के अगेंस्ट। तो जब भी बिल डिस्काउंट हो जाता और समय पे पैसे मिल जाते हैं तो सबसे ज्यादा फ्री कौन होता है? ड्रॉवर। उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी अगर पैसे मिल गए। नहीं मिले ना, तब तक बेचारा टेंशन में रहता है। याद है क्या? कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। यस मैम, आगे का ऑप्शन नहीं देखोगे बेटा? जब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, एक ही आंसर सही होगा, क्यों जाएंगे? यहां पर देखेंगे बच्चों, यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए मैंने आप लोगों को ये तक बता दिया कि ये वाला आंसर करेक्ट है। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक नहीं है बेटे, फिजिकली हाईलाइट करते वक्त ऊपर हाईलाइट हो गया, नीचे ना हाईलाइट हो गया। व्हेन बिल रिसीवेबल इज रिटर्न डिसऑनर, ड्रॉवी ने बिल को एज यूजुअल डिसऑनर कर दिया, समय पे पैसा नहीं देता है। ड्रॉवी की गड़बड़ी के कारण ना पूरे चैप्टर में ना क्योस हो रखा है। डिसऑनर डिसऑनर, नोटिंग चार्ज, ये चार्ज, ओ माय गॉड। विच अकाउंट इज डेबिटेड? बेटा जब भी बिल डिसऑनर होता है, कौन सा अकाउंट ड्रॉवी अपने बुक्स में डेबिट करता है? याद करो, जब भी बिल डिसऑनर होता है, बीआरबीपी कैंसिल, किससे लेना, किसको देना? तो बताओ ड्रॉवी की बुक्स में क्या कैंसिल होगा? बीपी। और जब भी वो कैंसिल करेगा बीपी अकाउंट इज डेबिटेड। तो याद रखना, द करेक्ट आंसर इज बीपी। बीपी अकाउंट हमेशा डेबिट होता है डिसऑनर पे, किसकी बुक्स में? ड्रॉवी। ओ गॉड मैम, बहुत ही 20 क्वेश्चंस एंड फटाफट हो गए बच्चा, अगले 20 भी हम कर लेंगे। पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा किसको रिसीव होता है? ये मैंने आपको कितनी बार बोला है। फाइनली जिसके पास वो कागज होता है ना, द होल्डर ऑफ द बिल। ए से बी बिल गया सी के पास, सी के से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, बिल इधर उधर घूमे जा रहा है। ड्रॉवी कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम इधर भेजो उधर भेजो, तुम सब जगह भेजो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे पास जो चिट्ठी लेके आएगा मैं इसको पेमेंट दे दूंगा। इसका मतलब द होल्डर ऑफ द बिल इन द ड्यू कोर्स रिसीव्स द पेमेंट। बाकी सब गया फाड़ में। किसका नाम है, किसने लिखा, हु वाज द फर्स्ट एंडोर्सर, हु वाज द सेकंड एंडोर्सर, नथिंग। जिसने बिल लेके गया पेमेंट उसको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ, बेटा ये जरूर पढ़ लेना कौन से केस का डिसऑनर है। इज इट डिस्काउंटेड का, इंडोर्स का, बिल सेंट फॉर कलेक्शन का, या नॉर्मल का? एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एन इंडोर्स बिल, बिल इंडोर्स हो गया और डिसऑनर हो गया, विच ऑफ द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉवी? ड्रॉवी किसको क्रेडिट करेगा? ऊपर क्या था, किसको डेबिट करेगा? अब क्या पूछ रहे हैं, किसको क्रेडिट करेगा? बताओ 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 बच्चों, बताओ बताओ। यस, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी कैंसिल। बैक टू ओरिजिनल लायबिलिटी, ड्रॉवी के लिए ओरिजिनल लायबिलिटी हमेशा कौन रहेगा? ड्रॉवर। तो विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? ड्रॉवर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आई होप तुम्हें समझ आ गया। यस मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? और वैसे ये आपने लॉ में भी पढ़ रखा है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रॉस चेक, ये सब क्या होते हैं बेटा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बट हमारा जो करेंसी नोट होता है, जो हम करेंसी नोट, दिस इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये एक्ट में लिखा है, नथिंग ऑफ माई वर्ड्स, एक्ट में लिख रखा है। करेंसी नोट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओ माय गॉड मैम, फिर से ड्यू डेट निकालने को बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इस बार मंथ नहीं दिया है, इस बार डेज। जब डेज देगा ना, एक एक दिन का हिसाब चाहिए। अच्छा, बिल लिखा 3 जुलाई को, 40 दिन क्रेडिट पीरियड है। 40 दिन जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे? 3 जुलाई तक तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब बताओ जुलाई के कितने दिन बचे 3 दिन यूज करने के बाद? 28 दिन। 28 दिन हमें जुलाई के देने पड़ेंगे, और तो जुलाई में दिन बचे ही नहीं।
12 दिन हमें किसके देने पड़ेंगे? अगस्त महीने के, तब जाके 40 दिन का क्रेडिट पीरियड हम देंगे, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस भी तो जोड़ेंगे। तो 12 अगस्त में जब आप 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ रहे हो, 15 अगस्त आ रहा है, दैट इज अ नेशनल हॉलीडे। यस। और जैसे ही कोई चीज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, जो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है, उस दिन पे अगर आपका मेच्योरिटी डेट जाएगा ना, तो क्वेश्चन कहता है एक दिन पहले शिफ्ट होना पड़ेगा। नो डाउट आपकी मेच्योरिटी डेट आ रही है 15 अगस्त को, बट आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा, दैट विल बी ऑफ 14 अगस्त। द रूल टेल्स दिस, द रूल टेल्स दिस। इस रूल को बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है, देखेंगे ना। इफ मेच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड, अगर आपको वो नहीं लिखना, आप नेशनल हॉलीडे लिख सकते हो जो पहले से डिसाइडेड था। इट विल बी प्रीसीडिंग डेट, बट इफ द मेच्योरिटी डेट, ऑन द मेच्योरिटी डेट इज अ सडन हॉलीडे, वी ऑलवेज मूव टू द नेक्स्ट वर्किंग डे। तो याद रखना मैम, हमें डेट्स याद करने पड़ेंगे पब्लिक हॉलीडे के। अरे बच्चों, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जनरली इस टाइप के 3 डेज आते हैं, उसके अलावा कोई भी डेज नहीं आते, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त इज द मोस्ट कॉमन। आगे नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 25। यस, काशी ड्रॉज अ बिल ऑन श्याम फॉर 5000। काशी ने बिल किस पे लिखा? श्याम ने। काशी ने बिल किसको इंडोर्स किया? राम ने। राम ने ये बिल किसको इंडोर्स कर दिया? राहुल को। ओ माय गॉड, बिल इधर उधर उधर बहुत बार गया। फाइनली पे, पे का मतलब होता है फाइनल बिल किसके हाथ में? हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? यस, राहुल इज द होल्डर ऑफ द बिल। इसमें तो ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, द फाइनल होल्डर इज राहुल। तो बिल किसके हाथ में? राहुल। पेमेंट किसको मिलेगा? राहुल। जिसको पेमेंट फाइनली ऑन द डेट ऑफ ड्यू डेट मिलता है, बिकॉज ही इज द होल्डर, इज नोन एज पेई। चलो नेक्स्ट, अगेन सेम क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, 3 जुलाई 40 डेज। 3 जुलाई 40 डेज, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, टू चेक वेदर यू नो दिस रूल। तो द आंसर इज 14 अगस्त। एनीबडी हैज एनी डाउट? डाउट डाउट डाउट? ऑल क्लियर मैम, ऑल क्लियर। फिर से ये क्वेश्चन देखो, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है? हमेशा पे ही करता है। पहली बार वो नोटिंग चार्जेस का पेमेंट का खर्चा पे ही करता है, बाद में हम डिसऑनर पे पूरे साइकिल को रिवर्स करते हैं। इंडोर्सी इंडोर्सर से मांगता है, इंडोर्सर ड्रॉवी से मांगता है, एंड ऑफ द डे वो फाइनली खर्चा रिकवर ड्रॉवी करता है, ड्रॉवी से होता है, और ड्रॉवी के बुक्स में वो खर्चा बुक होता है, बट होता पहली बार ये पे हमेशा पे ही करता है। यस मैम। 20, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है अगेन। इस बार क्वेश्चन ने आपके साथ 13 जुलाई के डेज में कितने ऐड करवाए? 60 डेज। तो कोई बात नहीं, यहां से स्टार्ट कर लेंगे बेटा। 13 जुलाई मेरी डेट है, जुलाई के 31 डेज होते हैं। 31 डेज में बच्चों ऑलरेडी 13 दिन तो खत्म हो गए, तो बताओ जुलाई कितने दिन दे सकता है? 18। अगस्त कितने दिन दे सकता है? 31। तो 18 प्लस 31 अगर आप देखोगे तो 49 डेज आपने यूज कर लिए हैं, और आपको टेनर कितने दिन का है? 60 डेज। तो 11 दिन आपको सितंबर के भी लेने पड़ेंगे। दिस विल मेक योर क्रेडिट पीरियड। ये आपका क्रेडिट पीरियड हुआ बच्चों। 18 जुलाई के दिन बचे, 31 अगस्त के, 11 सितंबर के, ये मिला के मेरा क्रेडिट पीरियड आता है 60 डेज आफ्टर 13 जुलाई। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, 13 जुलाई के बाद अगले 60 दिन जोड़े और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो आंसर विल बी 14 सितंबर। ओके मैम, अब हमें ये ड्यू डेट वाला पार्ट भी समझ आ गया, आफ्टर डेट भी समझ आ गया, आफ्टर साइड भी समझ आ गया, पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, सडन हॉलीडे, सब कुछ समझ आ गया। ओके, रिटायरमेंट ऑफ बिल। यस, मैंने आपको लास्ट में, एकदम लास्ट में ये पॉइंट समझाया था, रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है। यस, देखिए कौन सा बच्चा बोलेगा। यस, व्हेन द बिल इज पेड बाय द ड्रॉवी बिफोर द ड्यू डेट। इंटेंशन ड्रॉवी के हैं ड्यू डेट से पहले पेमेंट देने के, इट मीन्स रिटायरमेंट, मेकिंग पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। एंड पेमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली ड्रॉवी। अंडरस्टूड है मैम? पता है इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है? डिसऑनर। डिसऑनर में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? आपको ये बात पता चल गई क्या? यस, मुझे भी ये बात पता थी बेटा, इसलिए मैं कह रही थी बच्चों कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं कह रही थी डिसऑनर वाले पार्ट को छोड़ेंगे नहीं, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। एक बार वापस देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ इंडोर्स बिल, बिल को इंडोर्स कर दिया, फिर बिल डिसऑनर हो गया,
कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेगा? ड्रॉवी। फिर से डिसऑनर की एंट्री किसकी बुक्स में मांगी है? ड्रॉवी। एंड आपको पता है बेटा, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में हर केस में सेम होती है। देखो इंस्टीट्यूट वही केस मांग रहा है जो बहुत सिंपल है। डेबिट बीपी होता है, क्रेडिट ड्रॉवर अकाउंट होता है। अगेन दे रिपीटेड द सेम क्वेश्चन। समझ आया? यस मैम। फिर से बेटा ये 13 जुलाई वाला 30 डेज, फिर से द आंसर इज 14 अगस्त। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 2010 में, 2013 में, 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन है। दे वांट टू चेक योर कॉन्सेप्ट ऑन पब्लिक हॉलीडे। अगेन हाँ, ये पॉइंट कॉमन है, बट एट द एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर हमने बिल को डिस्काउंट करा लिया, मैंने बिल को डिस्काउंट करा दिया, तो बिल तो बैंक के पास है, बट बैलेंस शीट की एंड आ गई है, बट ड्यू डेट अभी आया नहीं है। वेरी गुड, बच्चे कह रहे मैम दिस इज अ कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी फॉर ड्रॉवर। और सबको पता है कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी कहाँ दिखाते हैं? कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखाते हैं, बाय वे ऑफ नोट इन द बैलेंस शीट। नीदर एसेट नीदर लायबिलिटी, नॉन डिस्क्लोजर भी अलाउड नहीं है आपको। आपने अगर बिल को डिस्काउंट करा लिया, वो बिल है बैंक के पास, आई टोटली अग्री, है वो बैंक का असेट एंड ड्रॉवी की लायबिलिटी। बट जब तक दोनों पेमेंट को एक्सचेंज नहीं करेंगे ना, ये धक 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 ड्रॉवर हमेशा टेंशन में रहता है, बिकॉज बैंक कभी भी भाग के आके उससे पैसा मांग सकता है, इसलिए ए के लिए वो कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। अगेन रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं मैम मेरे को समझ आ गया, इंस्टीट्यूट के पास सिमिलर क्वेश्चंस बहुत है, रिपीट करते वो। यस दे रिपीट इट। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब अब बता दो, पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट 33 का डी। सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई है? सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई है? फैंटास्टिक मेरे बच्चों, फैंटास्टिक। किसी को यहाँ तक डाउट है तो मुझसे पूछो, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। नोबडी हैज एनी डाउट? नोबडी हैज एनी डाउट? बोलिए, एनीबडी हैज एनी डाउट? चलो 34 अगेन। ए ने बी पे बिल लिखा कितने का? 12,000। बिल कितने महीने का? 6 महीने। आफ्टर होल्डिंग द बिल फॉर 2.5 महीने, 2.5 महीने तक मैंने अपने पास रखा। तो बच्चों बताओ ना कितने महीने अब मैंने अपने पास नहीं रखा? मैम मैंने अपने पास 3.5 महीने नहीं रखे। डिस्काउंट कौन से पे लगता है? जितने महीने अपने पास नहीं रखते, नहीं रखने का टाइम पीरियड कितना है? 3.5 महीने। क्या डिस्काउंट चार्जेस है? 10%। फटाफट निकालो और मुझे बता दो डिस्काउंट कितना लगेगा। तो बच्चों कसम खा लीजिए, 350 आंसर 34 का बी। तो बच्चों प्लीज ये कसम खाओ, डिस्काउंट लगता है फॉर द पीरियड यू डिडंट गिव द बिल, इंटरेस्ट लगता है फॉर द पीरियड यू एक्सटेंडेड द बिल। क्या बात है मैम, अपना हमें इंस्टीट्यूट पे गुस्सा आ रहा है, बताओ बच्चों क्यों आ रहा है? वापस वापस फिर से 3 जुलाई 40 डेज, 13 जुलाई 30 डेज, 13 जुलाई 60 डेज, सेम चीज। अरे सेट पेपर है बेटा, 3 जुलाई से 40 डेज देंगे, 13 जुलाई से 30 डेज देते हैं। ये समझा पेपर एनालिसिस करने का फायदा? अब समझा तुम्हें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने के फायदे? मैम हमें याद हो गया 14 अगस्त, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर से एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ इंडोर्स बिल। मैम हमें ये ना समझ ही नहीं आ रहा, ये इंडोर्समेंट के इतने डिसऑनर क्यों करवा रहा? विच ऑफ द अकाउंट इज डेबिटेड बाय ड्रॉवर? इस बार कहानी चेंज हो गई, बिल इंडोर्स, डिसऑनर हुआ और वो पूछ रहे ड्रॉवर के बुक्स में कौन सा खाता डेबिट होगा। याद है क्या किसी को? याद है क्या किसी को? BRBP कैंसिल, ड्रॉवर के पास तो ना BR है ना BP है, वो क्या कैंसिल करेगा? किससे लेना, किसको देना? बताओ ड्रॉवर किससे मांगेगा? ड्रॉवी से। तो विच अकाउंट इज डेबिटेड? ड्रॉवी। बैक टू ओरिजिनल असेट, बैक टू ओरिजिनल लायबिलिटी। समझ आ गया? यस मैम समझ आ गया। कम टू 37 अगेन। मैम हम थक गए, ये फिर से हमें देख के समझ आ गया ड्रॉवी मांगे गया। आप तो पढ़े भी नहीं, हमने तो सिर्फ देखा, हमें फील हो गया। At the time of dishonor of endorsed bill, which account? Dishonor, endorsed bill, which account is credited by drawee? Drawee किसको क्रेडिट करता है? फिर से back to original,
ओरिजिनल लायबिलिटी रिक्रिएट करो। ड्रॉवी की ओरिजिनल लायबिलिटी कौन थी? ड्रॉवर। तो क्रेडिट किसको करेगा? ड्रॉवर को। देखो देखो, डेबिट किसको करेगा? ऐसे मेरे लिए बता दो। बीपी को, बीपी कैंसिल, ड्रॉवर ओरिजिनल लायबिलिटी रिक्रिएट। सिर्फ मेरे लिए तुमने बताया, क्वेश्चन ने नहीं मांगा था बच्चा। चलो, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 38, द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर टू होम द अमाउंट ऑफ द बिल इज मेड पेबल। मतलब सीधी सी बात है, जो ओरिजिनल क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब बेटा ये भूलना नहीं, ड्रॉवर होता है। अगर कभी बिल ओरिजिनल क्रेडिटर को पे ना हो, मतलब ड्रॉवर को पे ना हो, किसी और को पे हो, बिकॉज ही इज हैविंग द बिल इन हिज हैंड, व्हाट डू वी कॉल दैट पर्सन? पेई। एक क्वेश्चन ना मैं अपनी तरफ से बनाती हूँ, ये बहुत बार आता है, इज पेई एंड ड्रॉवर ऑलवेज द सेम? नो, ड्रॉवर और पेई, अगर ड्रॉवर को पेमेंट मिल रहा है बाय द ड्रॉवी, देन ड्रॉवर एंड पेई सेम। बट अगर बिल इंडोर्स हो गया, बिल डिस्काउंट हो गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो गया, तो ड्रॉवर ने अपना बिल किसी और को पास कर दिया है, वो पेई बन गया है, अब पेमेंट उसको मिल रहा है, तो हमेशा ड्रॉवर को ही पेमेंट मिलेगा? नो। हमेशा ड्रॉवर एंड पेई सेम होगा? नो, बिग नो। लास्ट क्वेश्चन अगेन, व्हाट डज रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स? रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स ड्यू डेट से पहले पेमेंट दे देना। और अगर आपने पूरे एनालिसिस पे ध्यान दिया होगा, जनरली द पैटर्न ऑफ रिपीटिंग द क्वेश्चन, रिटायरमेंट, डिसऑनर, ड्रॉवी के बुक्स में, ड्रॉवर के बुक्स में, नोटिंग चार्जेस, ड्यू डेट, दिस इज व्हाट द इंस्टीट्यूट इज फॉलोइंग। एंड वो नोटिंग चार्ज वाला क्वेश्चन ना भयंकर है। Who pays it? It is paid by the drawee. But whose expense it is? It is sorry. Again मेरे से भी ये confusion हो जाता है बेटा. Noting charges is always paid by the payee, but recovered from the drawee. खर्चा किसका? ड्रॉवी का। ये प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम इतना इसमें जनरली हमसे भी हो जाता है, तो आपसे होने के चांसेस हाई है, इसलिए प्लीज मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ना गड़बड़ करें। तो नोटिंग चार्जेस हमेशा पे कौन करता है? जब भी डिसऑनर होता है तो एक बार तो पेमेंट ड्रॉवी नहीं करता, पे ही करता है। बट रिकवर कहां से करते हैं? ड्रॉवी से। खर्चा किसकी बुक्स में बुक होता है? ड्रॉवी के। एंड हियर इज अ हैंड रिटन नोट, a small descriptions about the due date, maturity date. क्वेश्चन कह दे कैलकुलेट ड्यू डेट आफ्टर डेट, कैलकुलेट ड्यू डेट आफ्टर साइट, उससे आपके मेच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन में क्या फर्क आता है वो भी लिख दिया। इफ देर इज अ नेशनल हॉलीडे और अ पब्लिक हॉलीडे और देर इज अ सडन हॉलीडे, व्हाट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। आई होप बच्चों ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर के एमसीक्यूज जब आप गो थ्रू कर लेंगे, जो भी आपके थोड़े मोड़े इफ्स एंड बट्स हैं, डाउट्स है, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड इन केस फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, बेफिक्र बेझिझक बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने कमेंट्स टाइप करिए, विल गेट बैक टू यू। वीडियो प्लीज 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 बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि सब बच्चों का भला हो। वी रियली वांटेड। एंड वन मोर थिंग, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू सीएमए, ये किसी भी बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकता है, किसी भी प्रोफेशनल बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इवन इट कैन कवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर 11th एंड 12th ऑल्सो। 11th 12th सीए सीएमए सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो जितना ज़्यादा पास करेंगे उतने ज़्यादा बच्चों को हेल्पफुल होगा। आपको इसके रिलेटेड जितना भी पीडीएफ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंटेंट का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एमसीक्यू का, वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप लोग प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन करिए सो दैट यू गेट दिस पीडीएफ। एंड अगला चैप्टर जो आपके सामने आने वाला है कंसाइनमेंट का, उसके लिए स्टे ट्यून एंड सारे अपडेट के लिए प्लीज टच में रहिए। और ये दोनों वीडियोस आपको कहाँ मिल जाएंगे? सीए विजय साडा सर के यूट्यूब चैनल पे, वहां पर मेरे प्लेलिस्ट के अगेंस्ट ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। गो थ्रू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। अलविदा लेती हूँ मैं, बाय बच्चों, थैंक यू सो मच।